Myself Vipanpreet Kaur, and today we are going to do class 6th Selena Conca's Biology Chapter 5 Respiratory System की exercise करने जा रहे हैं. Okay, so here are some important notes, synopsis, कुछ important points हैं. Some important points is here जिससे आपके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं. सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट, यू कैन लर्न इट. ये सब जो है इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी मैंने बुक से निकाले हैं और ये आपकी बुक में है. सभी मैं समझा चुकी हूँ आपकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में. और अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन एंड ये रिवीजन नोट्स लीजिए. ओके, सो दीज आर सम रिवीजन नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. टेक इट, टेक द स्क्रीनशॉट. एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन सब मैंने पढ़ाया था. रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कितने फेजेस में होता है वो सब. ब्रीथिंग गैसेस, ट्रांसफर सेलुलर. ऑक्सीहेमोग्लोबिन, ऑक्सीहेमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीहेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल करते हैं. पहले मैं आपको बताती हूँ हेमोग्लोबिन क्या होता है. हेमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स. हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है. ओके, सो ऑक्सीहेमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीहेमोग्लोबिन वो होता है जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हेमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन होती है और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसे हम ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं. समझ में आया? ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसे हम ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं. नेशनल चैम्बर में बता चुकी, फाइनेक्स 25. बाकी सब वोकल कोर्स वगैरह सब मैं बता चुकी थी. आपकी इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग सब हो चुका था. स्नोरिंग, स्नीजिंग, हिकअप सब हो चुका था. ओके, नाउ मूव टू दी रिव्यू क्वेश्चंस. Review questions means your exercise now we are going to do. Okay, now multiple choice questions, MCQ. Put a tick against the most appropriate alternative in the following statements. Okay, our first question is, in humans taken in of the air through nostrils into the nasal cavity is called. हम जो इन टेक इन करते हैं, एयर जो हम टेक इन करते हैं नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी तक, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमंस में जो एयर हम इन करते हैं, ह्यूमंस में जो एयर टेकन की जाती है, ह्यूमंस में जो एयर टेकन की जाती है नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी तक, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस इज, फर्स्ट ऑप्शन इज इनहेलेशन, सेकंड इज एक्सहेलेशन, third is cellular respiration, and fourth is internal respiration. So its correct answer is option A, inhalation. Second, the front opening of a windpipe is guarded by. जो विंड पाइप की फ्रंट ओपनिंग होती है वो किससे गार्ड होती है? ये मैंने आपको आपके चैप्टर में बताया था और आपके अभी सिनॉप्सिस रिवीजन नोट्स में भी था. ओके, ऑप्शन ए ग्लॉटिस, ऑप्शन बी एक्सोग्लॉटिस, and option C epiglottis, and option D trachea. तो इसका आंसर है आंसर बी, exoglottis. The process during which food is oxidized and energy is released is called. वो प्रोसेस जिसके दौरान फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी digestion, and option D transpiration. So its correct answer is option A, cellular respiration. Now short answer questions. Answer briefly of the following. Question number 1 is, why do our body cells require oxygen? हमारी body cells को जो है ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? Answer is, body cells require oxygen for the breakdown of glucose and release energy for carrying out various life functions. बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ताकि हम हमारे जो है अदर लाइफ फंक्शंस को कैरी कर सकें. बॉडी सेल्स को जो है ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है ताकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके और हमारे जो लाइफ के अदर वेरियस फंक्शंस है वो वेरियस फंक्शन है उसके लिए
एनर्जी रिलीज हो उन्हें कैरी करने के लिए, वो लाइफ फंक्शंस के होने के लिए एनर्जी रिलीज हो, इसलिए हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। Breathing is a simple physical process of drawing in air through the nostrils and expelling it out. breathing जो है एक simple physical process है। ब्रीथिंग जो है वो एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जो है एयर जो है हम अंदर लेते हैं नॉस्ट्रल से और उसको एक्सपेल आउट भी करते हैं, वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, जिसमें जो है फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है वाइल रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ब्रीथिंग में जो है एयर हम नॉस्ट्रल से अंदर लेते हैं और इसको एक्सपेल आउट करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनके उनके नेम बताने हैं। द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेम द एजेंसी विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो एजेंसी बतानी है जो कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, वो है ब्लड। क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बताया था ना। जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो वो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। आरबीसीज क्या है? ब्लड सेल्स। तो कहाँ पे जाकर मिली? ब्लड में मिली। ओके, सो ब्लड जो है, ब्लड एक एजेंसी है जो कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में जो है, बॉडी के सभी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग? एपिग्लॉटिस का क्या रोल है जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं? एपिग्लॉटिस क्लोजेस द वेंट पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। एपिग्लॉटिस जो है विंड पाइप को बंद कर देता है जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं। एपिग्लॉटिस जब हम खाना स्वेलो कर रहे होते हैं तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। डिस्क्राइब एंड ब्रीफ द फंक्शन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राग्राम इन ब्रीथिंग। अब हमको रिब्स और डायफ्राग्राम के ब्रीफ में, ब्रीफ में हमें शॉर्ट में बताने हैं, उसके फंक्शन बताने हैं। ओके, ब्रीथिंग में। Okay, our answers are rib muscles. During inhalation, the ribs muscles contract. जब हम inhale करते हैं तो rib muscles क्या करती है? Contract करती हैं and push the ribs upward and outward. और ribs जो है upward और outward push होती है। Yes, और exhalation के दौरान यही relax करती है। Take a deep breath. Children, take a deep breath. You can experience that your rib muscles are contracting and push the ribs upward. Your ribs are upward and outward. Now exhale. Yes. So अब exhalation के दौरान क्या हुआ? आपके जो ribs है वो relax हो गई। ओके, और रिब्स जो है वापस अपनी ओरिजिनल प्रोसेस में आ गई। जब आप इनहेल करते हैं तो रिब्स आउटवर्ड आती है और जब एक्सहेल करते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। Now diaphragm during inhalation it becomes flattened. इनहेलेशन के दौरान डायफ्रागम जो है फ्लैट हो जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान इट रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। एक्सहेलेशन के दौरान ये रिलैक्स होता है और बाहर मूव्स अप मूव करता है एंड बैक इनटू कॉन्वेक्स डोम शेप, और अपने डोम शेप में वापस आ जाता है। इनहेलेशन के दौरान वो फ्लैट हो जाता है एंड एक्सहेलेशन के दौरान रिलैक्स होता है और अब मूव करता है एंड बैक अपने जो कॉन्वेक्स शेप मीन्स डोम शेप था जिसमें जो इसका उसमें वापस हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द गैस विच इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, वेयर इज इट ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब आपको गैस बतानी है जो कि एक्सपिरेशन के दौरान रिलीज की जाती है, एक्सपेल की जाती है। वेयर इज इट ओरिजिनली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में कहाँ ओरिजिनली प्रोड्यूस होती है? ये गैस जो हम लोग एक्सपेल करते हैं एक्सपिरेशन के दौरान वो ओरिजिनली हमारी बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होती है? Our answer is the gas which is expelled during expiration is carbon dioxide.
वो गैस जो हम अपनी एक्सपीरेशन के दौरान एक्सपेल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द टिश्यूज. सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, टिश्यूज में ग्लूकोजन की ऑक्सीडेशन के लिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग. आपको रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड. रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड कौन सी है? सेलुलर रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो यूटिलाइज नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस, सॉरी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है. द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स ऑफ द लंग्स. जो एयर सैक्स के लंग्स का जो एयर सैक्स है, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स, उसे क्या कहते हैं? एल्वियोली. द टू मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द लंग्स, outer pleura and inner pleura. Okay, now long answer questions. What is a respiratory system? Why is a respiratory system necessary? अब respiratory system ज़रूरी क्यों होता है? Okay, respiratory system is very important for the body. हमारे बॉडी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज डिवाइडेड इन 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और व्हाट वी कॉमनली कॉल ब्रीथिंग. फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, अंदर लेना एयर से, जिसे कि हम ब्रीथिंग कहते हैं, कॉमनली जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ एयर. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एयर का इन एंड आउट ब्रीथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और गैसेज के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द मेन पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ द नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया और विंडपाइप एंड लंग्स. जो मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया एंड विंडपाइप और लंग्स. ओके, ट्रैकिया एंड विंडपाइप एक ही है. The blood then transports the oxygen to the individual cell where it is used for the chemical process of respiration. Okay, वो blood जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई, वो ब्लड जो है उसके बाद हमारे इंडिविजुअल सेल्स, वो जो है ऑक्सीजन को इंडिविजुअल सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पर जो है उसका यूज़ होता है केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, उसका यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है. वहाँ पर जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इंडिविजुअल सेल में. वो इंडिविजुअल सेल जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के केमिकल प्रोसेस के लिए, वो जो है इसलिए ब्लड जो है उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है. दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. द सेकेंड पार्ट, जो इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्या आता है? टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड पार्ट में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देना, विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शन, जो कि हमारे सेलुलर फंक्शन का एक वेस्ट प्रोडक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैक्टर्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द ब्रीथिंग रेट. फैक्टर्स जो कि हमारे ब्रीथिंग रेट को ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं. आंसर इज ब्रीथिंग इज अ नेसेसरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ब्रीथिंग जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत नेसेसरी ज़रूरी फंक्शन है. इट सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये जो है एक प्रोसेस जो इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, which is how cells manufactures for the energy they need for their life functions. जिससे कि वो एनर्जी को फॉर्म करते हैं जो कि हमारे लाइफ फंक्शंस के लिए ज़रूरी होती है. वो सेल्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं एनर्जी जो कि हमारे लाइफ फंक्शंस के लिए ज़रूरी होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, एंड दे आर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग के, ह्यूमन के रेट ऑफ ब्रीथिंग में अफेक्ट करती हैं. वो हैं एक्सरसाइज इज वन ऑफ दोज थिंग्स, पार्टिकुलरली एरोबिक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सबसे मेन है, सबसे पहला कारण है उन चीज़ों का. जैसे पार्टिकुलरली अगर हम कहें तो एरोबिक एक्सरसाइज जो मेन कॉज है जिससे कि ह्यूमन बींग्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग अफेक्ट करता है. एरोबिक एक्सरसाइज इज एनी एक्सरसाइज दैट कॉज द पर्सन टू ब्रीथ मोर.
एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें ह्यूमन को जो है पर्सन को जो है ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है, जैसे कि रनिंग, जॉगिंग। आप रनिंग करते हो तो देखते हो ना आपको कितना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, अफेक्ट करता है ब्रीथिंग। आप अभी नॉर्मल लेट के देखना और उसके बाद थोड़ा सा भाग कर 5 मिनट भाग कर देखना। 5 मिनट रन करके आप एक बार उसी पोजीशन में, जैसे आपने पहले बिना रन करे आपने ब्रीथिंग रेट चेक किया था, उसके बाद फिर आप लेट उसी पोजीशन में रन करके चेक करना। ओके, तो आपका देख रहे हो कौन सा रेट ज़्यादा होगा। ये आपकी एक्टिविटी थी। प्लेइंग बास्केटबॉल खेल के या फुटबॉल खेल के, रनिंग ट्रैक और प्लेइंग सॉकर, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है आपका नॉर्मल, आप अगर नॉर्मल बैठे तो आपका ब्रीथिंग रेट कम होता है। जब आप भाग कर वगैरह कर रनिंग, जॉगिंग, प्ले बास्केटबॉल खेल के आए होंगे तो अपना ब्रीथिंग रेट देखना आपका नॉर्मल रेट से ज़्यादा होगा। Even breathing rate also changes while the person is sleeping, sitting at rest or even after climbing the stairs. ब्रीथिंग रेट जो है तब भी चेंज होता है जब पर्सन जो है सो रहा होता है या फिर एक रेस्ट के पोजीशन में बैठा होता है या फिर जो है वो स्टेयर्स चढ़ के आया होता है, तो ब्रीथिंग चेंज में जो है चेंजेस होते हैं। Another factor that can influence breathing rate is allergic reaction to stimuli from the environment, जिसका अनदर फैक्टर है जो कि ह्यूमन के ब्रीथिंग रेट को अफेक्ट करता है, वो है एल्जरिक रिएक्शन। मीन्स की एल्जरिक रिएक्शन स्टिमुली, एनवायरनमेंट से जो स्टिमुली का एल्जरिक रिएक्शन होना, जैसे कि पॉलन, सच एज पॉलन, दिस कैन इन्फ्लेम द पैसेज वेज लीडिंग टू द लंग्स। ये जो है लंग्स तक जो पैसेज वेज होता है उसको इन्फ्लेम कर सकता है, मेकिंग देम स्मॉलर, उनको छोटा कर सकता है, जिसके रिक्वायरिंग मोर एयर, और इसमें जो है एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। स्मोकिंग इज़ अ हैबिट दैट कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग एक वो हैबिट है जो कि लंग कैंसर के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ पर्सन ब्रीथ, जो कि पर्सन के ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज करती है, अफेक्ट करती है। नर्वस कंडीशंस एंड रिएक्शंस टू स्टिमुली आल्सो इन्फ्लुएंसेस द ब्रीथिंग रेट। नर्वस कंडीशन और जो रिएक्शन स्टिमुलाई पर, वो भी एक ब्रीथिंग रेट को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि सच एज द फम्ड, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। What happens to the energy liberated during respiration? अब एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन के दौरान लाइबरेट होती है उसको क्या होता है? The energy liberated during respiration is utilized for carrying out various life processes. Some of the energy liberated during the breakdown of the glucose molecule is in the form of heat, but a large part of it is converted into chemical energy called adenosine triphosphate, ATP. Any activity inside the cell is carried out by the energy released by these ATP molecules. The energy liberated during respiration is utilized for carrying out various life process. वो एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा लिबरेट होती है, वो जो है हमारी लाइफ प्रोसेस, कई सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए यूटिलाइज की जाती है. सम ऑफ द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. जो कुछ एनर्जी है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के दौरान ही यूटिलाइज हो जाती है. और ये जो है किसकी फॉर्म में होती है? हीट, जिसका जो लार्ज पार्ट, जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन्स ATP कहते हैं. एनी एक्टिविटी इनसाइड द सेल इज कैरिड आउट बाय द एनर्जी रिलीज बाय दीज ATP मॉलिक्यूल्स. जो भी एक्टिविटी हमारे सेल्स के अंदर कैरी होती है, वो जो है ATP मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिलीज की जाती है. ओके, वो किसकी मदद से होती है? जो एनर्जी ATP के मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिलीज की जाती है, उसी की मदद से वो एक्टिविटी जो हमारे सेल्स में कैरी करती है. जो भी एक्टिविटी आपके सेल में होती है वो जो है ATP मॉलिक्यूल्स के द्वारा एनर्जी रिलीज करते हैं, तभी आपकी वो एक्टिविटी हो पाती है आपके सेल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको मैं पहले बता चुकी हूँ. आई होप मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म
रेस्पिरेटरी डिसीजेस, नेम एनी 3 कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेस। ये सेम आपका जो लास्ट टॉपिक था वो है। आपको कुछ आप रेस्पिरेटरी डिसीजेस से क्या समझते हैं और उनमें से कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस बतानी है। Any of the diseases and disorders that affect human respiration are called respiratory diseases. कोई भी डिसीजेस या डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमन रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं उसे हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस कहते हैं। डिसीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम may affect any of the structures and organs that have to do with breathing. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीजेस है वो जो कोई भी स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं जो कि हमें ब्रीथिंग के दौरान, इंक्लूडिंग द नेसल कैविटीज ऑफ फेरेंक्स, द लारिंक्स, ट्रैकिया, विंडपाइप, द ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स, द टिश्यूज ऑफ द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स ऑफ द चेस्ट, इनको हार्म कर सकती है, इनके स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर सकती है, इन ऑर्गन्स को। ओके, फर्स्ट डिसीज है यहाँ पे ब्रोंचिटिस। ब्रोंचिटिस क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन विच द लिनिंग ऑफ ब्रोंकी बिकम्स इन्फ्लेम। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें जो ब्रोंकी की लिनिंग है, ब्रोंकी की लिनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाती है एज दिस इरिटेटेड मेम्ब्रेन बिगिंस टू स्वेल, जिसके कारण ये जो इरिटेटेड मेम्ब्रेन है वो स्वेल होने लग जाती है, सूजने लग जाती है। इट नैरोज और शट ऑफ द ब्रोंकियल पैसेज, और ये जो है नैरो हो जाती है और जो ब्रोंकियल पैसेज है उसको शट कर देती है, बंद कर देती है, शट ऑफ कर देती है, रिजल्टिंग इन ब्रीथलेसनेस एंड कफिंग स्पेल्स, जिसके कारण ब्रीथ की कमी हो जाती है, सांस की हमें कमी हो जाती है और कफिंग होती है। सेकेंड इज अस्थमा। It is a chronic disease that also causes inflammation and swelling in the airways. ये भी एक chronic diseases है जो कि ये भी जो है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग करती है हमारे एयरवेज में, ये भी जो है इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग करती है, बट दिस हैपेंस पीरियडिकली। लेकिन ये जो पीरियडिकली होता है ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक। अस्थमेटिक अटैक के दौरान ना पेशेंट एक्सपीरियंसेस टाइटनेस इन चेस्ट। पेशेंट को क्या क्या एक्सपीरियंस होता है? चेस्ट में टाइटनेस, ब्रीथ की शॉर्टनेस एंड वीजिंग एक्सपीरियंस होता है। दिस कंडीशन इम्प्रूव्स द कंसिडरेबली विद मेडिकेशन। इस कंडीशन को हम सिर्फ मेडिकेशन के दौरान मेडिकेशन करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज पेनियोमोनिया। पेनियोमोनिया इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। दिस बैक्टीरिया एंटर्स द एयर सैक्स। ये बैक्टीरिया जो एयर सैक्स में एंटर करता है, मल्टीप्लाइज देयर, वहाँ पे बढ़ जाता है, एंड एयर सैक्स में गेट फिल्ड विद फ्लूइड, और एयर सैक्स जो है फ्लूइड से भर जाते हैं, फ्लूइड से भर जाते हैं। दिस डिजीज कॉजेस चेस्ट पेन, और इस डिजीज से क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, चिल्स होते हैं एंड हाई फीवर आता है। Question number 6. State the cause and treatment for the following: tuberculosis, pneumonia, bronchitis. In tuberculosis, TB, pneumonia और bronchitis, इन तीन डिसीजेस के आपको कॉज और ट्रीटमेंट बताने हैं। ट्यूबरक्लोसिस का कॉज है कॉज बाय बैक्टीरिया दैट कैन स्प्रेड बाय एयर, डस्ट और स्पुटम। ये जो बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि एयर, डस्ट, स्पुटम की वजह से स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट जो है इसकी BCG वैक्सीन, एंटीबायोटिक, स्ट्रिप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, और BCG वैक्सीन, ये इसका ट्रीटमेंट है। नाउ सेकेंड इज पेनियोमोनिया। पेनियोमोनिया का कॉज है मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इनहेल्ड थ्रू एयर और बाय कॉन्टैक्ट। पेनियोमोनिया का जो कॉज है ये ज़्यादातर जो बैक्टीरिया से होती है जो कि जब हम एयर इनहेल कर लेते हैं उसके दौरान हो जाता है, या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट की वजह से ये हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक पेंसिलिन एंटीबायोटिक का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंचिटिस का कॉज क्या है? दिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज मेनली कॉज बाय वायरस। वो दोनों तो बैक्टीरिया से थी, बट ये ब्रोंचिटिस जो है वायरस की मदद से होती है। एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग कैन आल्सो कॉज ब्रोंचिटिस। एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग जो है ब्रोंचिटिस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स पीने हैं, फ्लोइंग अ वेल बैलेंस डाइट, फॉलोइंग अ वेल बैलेंस डाइट, आपको बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट आपको फॉलो करनी है। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, आपको हाथ धोते रहना है, एंड एडिक्वेट रेस्ट, और एकदम अच्छी रेस्ट लेनी है जो कि आपको बचा सकती है और आपकी ब्रोंचिटिस, आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर सकती है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज पार्ट। ओके, आई हैव नॉट एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 4 because this topic I have explained you 2 to 3 times, and I think that now I don't
नाउ आई नो नीड टू एक्सप्लेन यू, ओके, आई थिंक सो दैट कि अब मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ। ओके, सो एनीवन arises any type of doubt, you can comment in the comment box. And now our chapter 5 is completed, fully completed, and anyone arises any type of doubt, you have to comment in the comment box, I will clear you. Okay, so next video is coming with the next chapter, that is chapter number 6. Okay, in the next video we will cover our biology chapter number 6. So do like, share and subscribe. Children, bye.